Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. In this today's lecture, we will discuss about बेसल नॉर्म्स। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा बेसल नॉर्म्स के बारे में। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। बेसल नॉर्म्स के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूरी ही रहता है। और इस तरह के हमारे बेसल नॉर्म्स 3 तरह के आए हैं, बेसल नॉर्म 1, 2 एंड 3। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है बेसल नॉर्म 3 है, जिसके बारे में अभी इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसल नॉर्म्स क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो जो हमारा बेसल नॉर्म है, ये बेसल एक्चुअली क्या है, बेसल का मतलब क्या है। तो बेसल कुछ नहीं, बेसल एक सिटी है जो कि स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। एक सिटी का नाम है स्विट्जरलैंड की। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, जो कब सेटल किया गया, 17 मई ऑफ 1930 को स्टेब्लिश किया गया। जैसा कि 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया, उस टाइम पे जो अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन था, उसके कारण जो बैंक्स पे कोई कंट्रोल नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे मनी को लेके। तो उस टाइम पे सोचा गया कि कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बनाया जाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि सब बैंक्स को कंट्रोल करे। क्योंकि जब डिप्रेशन के टाइम में बहुत सी बैंक्स बंद हो गई थी, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, बहुत कंपनीज को लॉस हुआ, उसकी वजह से बहुत लोग के पैसे डूब गए। तो उसके लिए एक नॉर्म्स बनाए गए कि हम जब किसी को पैसा देते हैं, किसी को लोन पे देते हैं, तो उस लोन की रिस्क को हमको देखना है कि कितना रिस्क उसमें हो सकता है रिटर्निंग में। सपोज हम किसी को 100 रुपीज़ देते हैं, हमारे पास 100 रुपीज़ थे और हमने 100 ही किसी को दे दिए। 100 दे दी तो हमको जरूरत पड़ी 100 में से सपोज 50 रुपीज़ की जरूरत पड़ी। जब हमारे पास 50 रुपीज़ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या देंगे, हम अपनी जरूरत कैसे पूरी करेंगे। तो हम दे चुके हैं, हमको पता था कि सपोज हमने बोला कि आप दिस डेट को हमको रिटर्न कर देना, और वो जिसने लिए हैं वो रिटर्न नहीं कर पाया। अब जब रिटर्न नहीं कर पाया, हम तो उस उम्मीद पे थे कि जब हमें रिटर्न करेगा तो हम अपना काम कर लेंगे। जब रिटर्न नहीं हुए तो हमारा काम रुक जाएगा। तो हमारा काम रुक जाएगा तो इसका मतलब है हमको कुछ ना कुछ इसमें ऐसा स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ रिस्क को कंसीडर करें कि अगर हमारा वो जिसने लोन पे लिया है अगर वो रिटर्न नहीं करता है तो उसकी रिस्क परसेंटेज कितनी है। सपोज अपन 20% उसकी रिस्क मान लेते हैं, तो हमको उम्मीद है कि 20% हमको वो पैसे हमारे रिटर्न नहीं मिलने वाले। तो क्यों ना हम कुछ ना कुछ बचा के रखें। 100 रुपीज़ देने से पहले हम एटलीस्ट ये देखें कि 20 रुपीज़ तो हमारे पास हों। 20 रुपीज़ हमारे पास रहेंगे तो हम 30 या कहीं से अरेंजमेंट करेंगे, तो हम 50 रुपीज़ की अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो हमको कुछ ना कुछ परसेंटेज उसका अपने पास रखना होगा। तो इन सबको चलते हुए जो ये बेसल नॉर्म्स बनाए गए, ये सबसे पहले बनाए गए 1930s में 17 मई को ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंडर। तो इसका गोल क्या था, इसका गोल था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। तो जो बैंकिंग की रेगुलेशन है, जो कुछ रूल्स हैं जो फॉलो किए जाने चाहिए कि रिस्क के आधार पे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया था बेसल नॉर्म्स। तो इस बेसल नॉर्म्स जो इंटरनेशनल लेवल पे था, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे था तो ऑब्वियसली इसमें कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो करंटली BIS के अंडर में अबाउट 60 कंट्रीज हैं, तो अबाउट 60 कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसके मेंबर्स हैं। और जो ये 60% कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी USA, जापान, चाइना, इंडिया, तो ये अबाउट 95% जो वर्ल्ड की GDP का शेयर करते हैं। यानी एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो ये शेयर करते हैं। मीन्स बहुत, ये जो कंट्रीज हैं काफ़ी बड़ी बड़ी डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो इसका पार्टिसिपेट करती हैं इसमें नॉर्म्स में। तो अब हम इसके अंडर में देखते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, CAR। तो CAR क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो इसको जो डिफाइन किया गया है, इसको रेशो में डिफाइन किया गया है Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो रिस्क वेटेड एसेट क्या है, कैपिटल 1 क्या है, कैपिटल 2 क्या है, कैपिटल 3 क्या है। तो जब कोई सपोज बैंक है, जब वो अपना पैसा किसी को लोन पे देती है, वो लोन पे सपोज डिफरेंट पर्सन्स को देती है, डिफरेंट को, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, और भी रहेंगे। तो इस तरह जिनको लोन पे देती है वो टोटल मनी का सम कितना दिया है एंड रिस्क वेटेड एसेट, तो उसका रिस्क वेटेड कितना है, कितना उसमें हमको रिस्क परसेंटेज है। कि सपोज हमने A पर्सन को दिया 100 रुपया, B पर्सन को दिया
100 रुपया, C% हो गया 300 रुपया। तो ये जो ए बी सी का परसेंटेज है कि सपोज हमारा ए है, हमको पता है कि 20% हमको रिटर्न कर देगा, हमको 20% रिस्क है कि ये नहीं देगा, 80% हमें कि ये हमको दे देगा, रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से सपोज बी का हमारा 10% रिस्क है, तो इसका मतलब है कि 80% चांस है, 90% चांस है कि हमको रिटर्न कर देगा। 300 का सपोज हमारा 40% रिस्क है, यानी मनी भी ज़्यादा तो रिस्क भी ज़्यादा है सपोज हमारा। तो हम लोग को ये उम्मीद है कि 60% चांस है कि ये हमको रिटर्न कर देगा, 40% चांस है कि हमको ये पैसे लॉस हो सकते हैं। तो ये जो लॉस का जो वेटेड सम है, तो इसको हम रिस्क वेटेड एसेट बोलते हैं, या कितना परसेंटेज हमारा टोटल रिस्क पे है, उसको ही हम रिस्क वेटेड एसेट बोलते हैं। तो यानी अगर हम 100 रुपीज ए को देते हैं, तो हमको 100 रुपीज उसको तभी देना चाहिए अगर हमारे पास इस 100 का 20% मीन्स अगर हमारे पास 20 रुपीज है, हम अलग से पहले ही निकाल के रख देते हैं कि अगर ए ने हमको 100 रुपीज हमारे रिटर्न नहीं किए, तो हमारे पास ये 20 रुपीज रहेंगे जो शायद इसके बाद काम आ सकते हैं हमको। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास 100 रुपीज थे और हमने 100 के 100 ए को दे दिए, वो नहीं दिया वापस, तो हमारे पूरे चले जाएंगे। इसका मतलब है हम कुछ ना कुछ इसके एवज में, कुछ ना कुछ इसके रिस्क को कम करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ मनी रहनी चाहिए अगर ए ने वापस नहीं किया, रिटर्न नहीं किए। तो इस तरह से हम इनको बेसल नॉर्म्स के तहत रखा जाता है। तो जो रिस्क होती है वो 3 तरह की हो सकती है। फर्स्ट क्रेडिट रिस्क हो सकती है, मार्केट रिस्क हो सकती है, या ऑपरेशनल रिस्क हो सकती है। तो डिफरेंट तरह की रिस्क है कि क्रेडिट में हमको रिटर्न हो सकता है, नुकसान हो सकता है, या हमको किसी मार्केट में नुकसान हो सकता है, या हमारे किसी ऑपरेशन में रिस्क हो सकता है। तो इस तरह से 3 तरह के रिस्क होते हैं। तो जो टोटल रहेगा हमारे, सपोज हमने किसी को 500 रुपीज मनी लेंड कर दिए, तो हमारा सपोज टोटल रिस्क कितना है, 20% है। तो इसका हमारा निकल के ये CAR आ जाएगा। तो CAR इस तरह से हम निकालते हैं। और जो हमें इस रिस्क का कितना परसेंटेज हमको अपने पास सेव रखना है, ये तो हमारी 20% रिस्क थी, तो हमारे पास जो इसका रिस्क का कितना हमारे पास अमाउंट रहना चाहिए, उसको हम डिफाइन करते हैं कि सपोज हमारे पास 20 रुपीज 20% रिस्क है, तो इसका 9% जनरली या 8% हमको हमारे पास सेव रहना चाहिए। तो 9 to 8% ये वेरी करता है, ये फिक्स किया जाता है कि हर नॉर्म्स के आधार पे अलग अलग फिक्स किया गया था। 9% 8% वो आगे हम डिस्कस करेंगे कितना डिफाइन किया गया था कि कितना हमारे पास मनी रहना चाहिए। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल दिया मैंने कि कितना हमारा 20% के आधार पे सपोज 20% हम रख सकते हैं, 10% रख सकते हैं, 40% रख सकते हैं, लेकिन जो जो बेसल नॉर्म्स के आधार पे है वो 8 to 9% रखा गया है कि हमारा इतना परसेंट हमको उसका रिटर्न करना होगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं बेसल नॉर्म्स के बारे में, कौन कौन सी बेसल नॉर्म्स आई। और जो बेसल नॉर्म फर्स्ट आई वो सबसे पहले 1988 में जो बेसल नॉर्म आई थी, जो इसको पारित किया गया 1988 में, इसको डिक्लेयर किया गया। तो जो फर्स्ट बेसल नॉर्म थी वो बहुत ही बेसिक थी, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इतना सोचा नहीं गया। उस टाइम पे ये सिर्फ जो रिस्क थी वो बस क्रेडिट रिस्क को कंसिडर किया गया था। मीन्स कि उस टाइम पे ये कंसिडर नहीं किया गया था कि हमको मार्केट लॉस भी हो सकता है, या ऑपरेशन रिस्क भी हो सकती है, मार्केट रिस्क भी हो सकती है, इनको कंसिडर नहीं किया गया था। तो ये बहुत ही बेसिक थी, 1988 में स्टार्टिंग में की गई थी। तो इसमें जो CAR वैल्यू रखी गई थी वो 8% रखी गई थी, यानी आपको कितना रिस्क है उसका 8% आपको अपने पास रखना होगा। मनी का जितना परसेंटेज रिस्क है, सपोज आपके पास 100 रुपीज देते हैं, उसका 20% आपको रिस्क है, तो आपको उसका 20 का 8% आपको रखना होगा अपने पास मनी, तभी आप किसी को लोन पे दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक था। तो इंडिया ने इसको 1999 में अडॉप्ट किया। तो ये इंडिया ने 1999 में अडॉप्ट किया गया। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। आप इसमें 2-3 चीजें याद रखेंगे कि 1988 में डिक्लेयर किया गया था, 1999 में यानी 11 ईयर्स आफ्टर द डिक्लेरेशन इंडिया ने अडॉप्ट किया, और इसमें CAR जो वैल्यू थी वो 8% रखी गई थी।
जो रिस्क वेटेड कैपिटल एडिक्वेट रेशियो था वो 8% रखा गया था। अब हम देखते हैं बेसल नॉर्म सेकंड के बारे में, जो ये बेसल नॉर्म सेकंड कब बनाई गई। तो बेसल जो नॉर्म सेकंड थी वो 2004 में इसको डिक्लेयर किया गया 2004 में। तो इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया? इंडिया अडॉप्टेड इन 2009 में इंडिया ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। तो 2009 में इसको अडॉप्ट किया गया। तो इसमें CAR वैल्यू कितनी रखी गई? इसमें भी सेम 8% ही CAR वैल्यू रखी गई। तो इसमें जब ध्यान दिया गया इस बात पे कि हमको क्रेडिट रिस्क ही नहीं, हमको मार्केट रिस्क भी हो सकती है, ऑपरेशन रिस्क भी हो सकती है। तो इसमें फिर जाके तीनों क्रेडिट रिस्क को कंसीडर किया गया, यानी क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशन रिस्क, इन तीनों को कंसीडर करके बनाया गया। तो इस तरह से ये बेसल नॉर्म 2 वर्क करना स्टार्ट किया। तो इसका बेसल नॉर्म सेकंड का जो अब हम देखते हैं बेसल नॉर्म 3 के बारे में। तो ये बेसल नॉर्म 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसल नॉर्म 3 से, क्योंकि ये लेटेस्ट है, अभी ही हाल ही में इसको किया गया है। और ये बेसल नॉर्म 2010 में, अभी 6 साल पहले किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो बेसल नॉर्म 3 में क्या है? इम्प्रूव्ड बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस। तो इसको कैसे कंसिडर कर दिया गया है कि इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस। मतलब कि अगर उसको फाइनेंशियल शॉक्स आते हैं, वही सेम बात है कि अगर कोई लोन लेता है और उसने उस लोन को रिटर्न नहीं किया है, तो मतलब है कि उसको शॉक्स हो सकता है, उसको रिस्क हो सकता है। तो इन सबको कंसिडर करके बनाया गया है उसको इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कि हाँ हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए तभी हम किसी को देंगे। देन ये क्या है? इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है, रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। देन स्ट्रेंथन बैंक ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। तो ये बैंक की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंक्रीज करता है, उसको डिस्क्लोजर करता है। तो ये बैंक की एक मेन स्ट्रेंथ बन गया है। तो अब हम देखते हैं बेसल नॉर्म 3 कब आया। तो ये बेसल नॉर्म 3 आया 2010 में। 2010 में इसको डिक्लेयर किया गया, और ओरिजिनली तो 2010 में किया गया था, लेकिन कुछ लोग उसको 2011 में भी बोलते हैं। लेकिन 2010 में इसको डिक्लेयर किया गया था, और 2011 में इसको कुछ अमेंडमेंट करके, इसको कुछ चेंजेस करके, कुछ इंप्रूवमेंट करके, कुछ अमेंडमेंट किए थे, इंप्रूवमेंट के बाद इसको 2011 में फिर से डिक्लेयर किया गया। तो इसमें CAR जो वैल्यू रखी गई वो 9% रखी गई। तो 9% इसमें जो रखी गई थी वैल्यू। तो अब जो इंडिया अभी तक इसको अडॉप्ट नहीं किया है, अब देखते हैं इंडिया ने इसको अडॉप्ट नहीं किया है तो इंडिया कब अडॉप्ट करने वाला है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इंडिया ने इसको डिक्लेयर किया है कि इंडिया इसको 2019 में अडॉप्ट करने वाला है। 31 मार्च ऑफ 2019 में इसको अडॉप्ट करेगा, और सेम CAR वैल्यू यानी 9% में इसको अडॉप्ट करने वाला है। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने एस्टिमेट किया है कि जो रिस्क वेटेड एसेट्स है उसके जो 120 लाख करोड़ रुपए होंगे, 120 लाख करोड़ रुपए उसके रिस्क वेटेड एसेट्स हो सकते हैं तब तक। तो जो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो वो 1.8 लाख करोड़ उसका एटलीस्ट को कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी उसको बियर करने के लिए। तो जो टोटल इसको बियर करने के लिए 1.8 लाख होगी, तो वो 1.8 लाख करोड़ कहाँ से आएंगे? तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम उसमें कुछ पार्टिसिपेट करेंगे, एवरी ईयर हम कुछ पैसा देंगे, लेकिन बाकी जो बैंक्स है उसको खुद से अरेंजमेंट करना होगा। तो बैंक्स उनका कैसे अरेंजमेंट करेगी, कैसे देखते हैं? तो बैंक जो गवर्नमेंट ने बोला है कि RBI ने बोल दीजिए कि हम हर साल आपको 2015-16 में आपको 25,000 करोड़ हम आपको देंगे। इन 2016-17 हम आपको 25,000 करोड़ रुपीस देंगे। इन 17-18 हम आपको 10,000 करोड़ रुपीस देंगे, और जो 18-19 में हम आपको 10,000 करोड़ रुपीस देंगे अगेन। तो इस तरह से करके जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है कि हम 70,000 करोड़ रुपीस आपको
दे देंगे इस 1.8 लाख करोड़ को बियर करने के लिए, लेकिन आपको बाकी खुद से अरेंज करने पड़ेंगे। तो बाकी कितने बढ़ते हैं? 1.1 लाख करोड़ जो बैंक्स को खुद से अरेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे हम इसको डिसाइड कैसे करते हैं कितना करना पड़ेगा 1.1 लाख। तो जो 1.1 लाख कैसे आया? अगर हम CAR वैल्यू को फिक्स कर देते हैं कि सपोज हमारी जो CAR वैल्यू है वो 9% है, हमको इतना रखना ही है। और जो हमारी अब हमको ये ज्ञात करना है कि हमारा जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 120 लाख करोड़ है, जिसके लिए हमको टोटल 1.8 लाख करोड़ जो RWA की जरूरत पड़ेगी। तो हम कितनी एटलीस्ट मनी दें कि हमको 1.8 लाख करोड़ में हमारा काम हो जाए? तो इसके लिए सिंपल है कि हम CR में हमको 9% फिक्स है, तो हमको ये पता है कि हमारे जो RWA कितना होगा, हमारा RWA ये भी हमारा एस्टिमेटेड है कि 120 लाख करोड़ होंगे। तो हम कितनी मनी को लैंड करना होगा हम ये डिसाइड करेंगे। तो हमको CAR इक्वल टू क्या है हमारा? टोटल कैपिटल डिवाइड बाय RWA। तो ये हमारा 9% हमको पता है, हमको टोटल मनी कितना देना होगा और RWA कितना हमारा 120 लाख है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा टोटल मनी कितना आता है? 1.8 लाख करोड़ आएगा। यानी अगर हम 1.8 लाख करोड़ पे लोन पे देंगे तो हमको ये इतना 120 लाख करोड़ पे हमको अपने पास रखना होगा, जो रिस्क वेटेड है, जब हम इतना मनी दे देंगे। तो इसमें से 1.8 लाख में से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 70,000 करोड़ हम दे देंगे। RBI ने बोला कि ठीक है, हम आपको 70,000 करोड़ रुपीज प्रोवाइड कर सकते हैं। वो भी कैसे करेंगे? एवरी ईयर देंगे, हम एक साथ नहीं देंगे आपको कि 15-16 में 25, 16-17 में 25 एंड 17-18 10, 18-19 10। तो इस तरह 70,000 करोड़ हो गए और हमारे पास जो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 1.1 लाख करोड़ रुपीस बचते हैं। तो आपको 1.1 लाख करोड़ रुपीस आपको अरेंज करने होंगे। तो ये जो 1.1 लाख करोड़ रुपीस है वो गवर्नमेंट कैसे अरेंज करेगी? तो उसको अरेंज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हो सकते हैं। या तो क्या करते हैं, हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। मनी सप्लाई यानी जितनी हम मनी देंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन पे देंगे तो हमारे पास उतने ज़्यादा हमारे पास पैसा बढ़ेगा कि हमको 1.1 लाख करोड़ रुपीस अपने पास रखने होंगे हमको एज ए रिस्क। हम इतने देने होंगे हमको। तो इतने देने होंगे मतलब कि हम तभी इतने रुपए कमा सकते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी को लोन पे दें, तभी हम इतने पैसे अपने पास ला सकते हैं। सेकंड क्या मेथड हो सकता है कि आप शेयर को सेल करें, आप शेयर मार्केट में पैसे लगाइए, बैंक्स अपने शेयर्स बेचिए या प्राइवेटाइजेशन किए या अपने शेयर्स को वैल्यू इंक्रीज करिए, कैसे भी करके आप पैसा ला सकते हैं। सेकंड मेथड हो सकता है। थर्ड मेथड क्या हो सकता है? थर्ड मेथड ये हो सकता है कि हम RWA को ही डिक्रीज करते हैं। RWA की डिक्रीज कैसे करेंगे? हमारा CAR इक्वल टू टोटल कैपिटल डिवाइड बाय RWA होता है। तो अगर हम इसको कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मनी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ये मनी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, लेकिन इससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ जाएगा, हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें अगर कोई कंपनी आती है, कोई पर्सन आता है हमारे पास लोन लेने के लिए कि हमको लोन चाहिए और हम बोल देंगे कि नहीं, हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि हमारा जो टोटल मनी है हमें उसे डिक्रीज करना चाहते हैं क्योंकि हमको रिस्क के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ऐसा करने से हमारी इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी स्टेप नहीं लिया जाना चाहिए। तो हमें या तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मनी को इंक्रीज करें, लोन्स पे ज़्यादा से ज़्यादा दें, या फिर अपने शेयर्स वगैरह बेचने पड़ेंगे या शेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसल नॉर्म्स के बारे में देखा, वो कैसे स्टार्ट हुए, बेसल नॉर्म्स क्या है। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।